हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हम समझेंगे मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म वो रिएक्शंस होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर कॉन्स्टेंटली होती रहती हैं। इन रिएक्शंस के बिना लिविंग फॉर्म पॉसिबल नहीं होती। मेटाबॉलिज्म क्या होती हैं, किस तरीके से ये रेगुलेट होती हैं, किस किस तरीके के मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी के अंदर होते हैं और इन मेटाबॉलिज्म्स का क्या फ़ायदा होता है, क्या एडवांटेज होता है, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। तो चलिए हम शुरू करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स में आगे का डिस्कशन, कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें तो जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, अब बायोमॉलिक्यूल्स तो आप समझ गए होंगे क्योंकि हमने लास्ट क्लास में इनको डिस्कस किया था। तो जो भी बायोमॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं वो उनका एक टर्नओवर होता है। अब आप पूछेंगे टर्नओवर क्या होता है, तो टर्नओवर बेसिकली होता है कि जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा हमारी बॉडी के अंदर एक कॉन्स्टेंटली वो किसी ना किसी और बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर चेंज होते रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टर्नओवर, राइट। सो दे आर कॉन्स्टेंटली बीइंग चेंज्ड इनटू सम अदर बायोमॉलिक्यूल्स और वो खुद भी किसी ना किसी बायोमॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं। तो ये जो रिएक्शंस होती रहती हैं, ये रिएक्शंस की वजह से जब एक बायोमॉलिक्यूल दूसरी बायोमॉलिक्यूल के अंदर चेंज होता है तो इन सब चेंजेस को हम लोग बोलते हैं टर्नओवर और ये कांस्टेंट होते रहते हैं, राइट। चलिए अब क्या है कि हमारी जो सेल्स हैं, हर एक सेल के अंदर हजारों तरीके की रिएक्शंस हो रही हैं और वो रिएक्शंस में कि कुछ रिएक्शंस के अंदर तो बायोमॉलिक्यूल्स को तोड़ा जा रहा है और कुछ रिएक्शंस के अंदर उन्हीं बायोमॉलिक्यूल्स को बनाया जा रहा है। अब वो नए बायोमॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं या वो सेम बायोमॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये ब्रेकिंग और मेकिंग का जो गेम है ये कॉन्स्टेंटली हमारी सेल के अंदर चलता रहता है, राइट। और इसी की वजह से जो हमारी सेल है वो सरवाइव कर पाती है। सो जो मल्टीपल रिएक्शंस होती है वो हमेशा ऑर्गेनिज्म के अंदर वो कंटिन्यू होती रहती हैं। अब हम बात करें ऑर्गेनिज्म की, ऑर्गेनिज्म तो हाईएस्ट फॉर्म है और अगर हम सबसे छोटी यूनिट की बात करें तो वो है सेल। तो वो सेल्स के अंदर वो कॉन्स्टेंटली ये चीजें होती रहती हैं। जब सेल्स के अंदर होंगी तो टिश्यूज के अंदर भी ऑटोमेटिकली होंगी, ऑर्गन्स के अंदर भी होंगी और इस तरीके से वो ऑर्गन सिस्टम को बनाते हुए पूरा ऑर्गेनिज्म के अंदर ये चीजें कॉन्स्टेंटली होती रहती हैं। अब जब हम इन सारी केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं, इनका जो सम टोटल होता है, जो रिएक्शंस जो ब्रेक कर रही हैं और जो रिएक्शंस कंस्ट्रक्ट कर रही हैं बायोमॉलिक्यूल्स को, उन सारी रिएक्शंस के सम टोटल को हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो आपको समझ में आ गया मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस व्हिच कीप हैपनिंग इनसाइड अवर सेल्स एंड बॉडीज, और वो दैट इंक्लूड बोथ काइंड ऑफ रिएक्शंस, द कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस एज वेल एज द डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस। अब हर एक मेटाबॉलिक रिएक्शन से हो क्या रहा है, बायोमॉलिक्यूल्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, राइट। यानी एक बायोमॉलिक्यूल दूसरे बायोमॉलिक्यूल के अंदर चेंज हो रहा है। किस तरीके से, चलिए हम कुछ एग्जांपल्स में हम लोग यहां देखते हैं। एक एग्जांपल है कि जब हम अमाइनो एसिड्स के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाते हैं, ये एक अमाइनो एसिड है और ये डी कार्बोक्सिलेज एक एंजाइम है, यहां से हम लोगों ने ये कार्बन डाइऑक्साइड ये एंजाइम रिमूव कर देता है यहां से अमाइनो एसिड के अंदर से। तो जो एक नया प्रोडक्ट बनता है और जो यानी एक नया बायोमॉलिक्यूल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं बायोजेनिक एमाइन। तो आपने देखा कि अमाइनो एसिड भी एक बायोमॉलिक्यूल है और ये एमाइन, बायोजेनिक एमाइन भी एक बायोमॉलिक्यूल है और एक रिएक्शन से क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल हो गया और ये बायोजेनिक एमाइन का फॉर्मेशन हो गया। अब दूसरे एग्जाम्पल में क्या है कि साइटोसिन जो कि एक न्यूक्लियोटाइड बेस होता है, अगर उसके अंदर से हम लोग एमाइन ग्रुप को हटा देते हैं, ये वाला जो ग्रुप है, जब हम इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डीएमिनेशन। जब हम इसको डीएमिनेट करते हैं तो जो नया बेस बनता है उसको हम लोग बोलते हैं यूरेसिल। अब आप जानते हैं कि जो यूरेसिल है वो हमारे आरएनएस के अंदर होता है और जो साइटोसिन होता है वो हमारे न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर होता है, राइट। तो ये जो है, ये आपने देखा कि साइटोसिन से ये यूरेसिल का बनना एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन है। अब एक और एग्जांपल है जिसमें जो सुक्रोज है, जो कि एक डाइसैकेराइड शुगर होती है, जब हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं और इस हाइड्रोलाइज को करने के लिए हम लोग एक एंजाइम का यूज करते हैं जिसका नाम है इन्वर्टेज। जब ये इन्वर्टेज वाटर की प्रेजेंस में सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करता है तो उससे ये अपनी मोनोमेरिक कंपोनेंट्स के अंदर टूट जाता है, एक बन जाता है ग्लूकोज और दूसरा बन जाता है फ्रक्टोज, जो कि दोनों एक मोनोसैकेराइड्स हैं।
तो इस तरीके से ये तीन रिएक्शंस हमको ये दिखाती हैं कि जो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, उन रिएक्शंस में एक बायोमोलिक्यूल दूसरे बायोमोलिक्यूल के अंदर चेंज हो रहा है या ट्रांसफॉर्म हो रहा है, राइट। चलिए, अब मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती हैं वो यूजुअली दूसरी रिएक्शंस के साथ लिंक होती हैं और ये चीज बनाती है मेटाबॉलिक पाथवे, और ये हमने पिछली क्लास में बड़े अच्छे से देखा था। और एंजाइम वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से मेटाबॉलिक पाथवे एक रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन, तीसरी रिएक्शन, चौथी रिएक्शन जो कि रिलेटेड होती है, इन सबके जुड़ने से बनती है, राइट, और एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में बनती है। तो वो जो मेटाबॉलिक पाथवेज बनते हैं, ये मेटाबॉलिक पाथवेज हमारे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होते हैं केमिकल रिएक्शंस के, यानी जो भी हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रही हैं उसका ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होते हैं। और इन मेटाबॉलिक पाथवेज के थ्रू जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो फ्लो करते हैं, वो एक के बाद एक, यानी एक मेटाबोलाइट से दूसरा मेटाबोलाइट बना, दूसरा मेटाबोलाइट से तीसरा बना, तीसरे से चौथा बना, इस तरीके से एक डेफिनेट रेट और एक डेफिनेट डायरेक्शन, फॉरवर्ड या रिवर्स, उसके अकॉर्डिंग ये मेटाबोलाइट अपने आप को बनाते रहते हैं या फिर ये मेटाबोलाइट चेंज होते रहते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं हमारे मेटाबॉलिक पाथवेज में। अब हर एक रिएक्शन, बिकॉज आप जानते हैं इस चीज को कि जो भी रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होती हैं वो एंजाइम से कैटलाइज होती हैं। उन रिएक्शंस को जो उनका कैटालिसिस होता है वो एंजाइम्स करते हैं, और बिना एंजाइम के कोई भी रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर होती ही नहीं है। जितनी भी हमारे अंदर बॉडी के अंदर रिएक्शंस होंगी वो सभी की सभी एंजाइम्स के थ्रू कैटलाइज होंगी। सो इसीलिए मेटाबॉलिक पाथवेज जो होते हैं, उन मेटाबॉलिक पाथवेज को हमने उन एंजाइम्स के अकॉर्डिंग की वो एंजाइम्स क्या काम करते हैं उनको दो पार्ट्स में बांट दिया। एक होता है हमारा एनाबॉलिक पाथवे। इस पाथवे में क्या होता है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर चेंज कर देते, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हमारे सिंपल मॉलिक्यूल्स से बनते हैं, राइट। तो हमारे जो रॉ मटेरियल है वो हमारा सिंपल मॉलिक्यूल्स होता है, और जो हमारे फाइनल प्रोडक्ट हो गए वो हमारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हो गए। तो ये एक तरीके की कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी हो गई जिसको हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिक पाथवे। ये क्या है? ये एक तरीके की एनर्जी कंज्यूमिंग रिएक्शन होती है, और इसके लिए हम इसको एंडरगोनिक रिएक्शंस, आप जानते हैं, इनको बोला जाता है। अब एक एग्जांपल है, जैसे एसिटिक एसिड कोलेस्ट्रॉल बना देता है। तो एसिटिक एसिड तो एक सिंपल मॉलिक्यूल होता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स लिपिड होता है। तो ये एसिटिक एसिड इस कोलेस्ट्रॉल को बनाता है। तो सिंपल मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को बना रहे हैं, और इन रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिक पाथवे। दूसरे होते हैं कैटाबॉलिक पाथवे। कैटाबॉलिक पाथवे में क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक डाउन कर जाते हैं। इसका मतलब ये एनाबॉलिक पाथवे के अपोजिट है। एनाबॉलिक पाथवे में सिंपल मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को बना रहे हैं, कैटाबॉलिक पाथवे में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स सिंपल मॉलिक्यूल्स को बना रहे हैं। और यहां पर बिकॉज एनर्जी रिलीज होती है, तो ये जो रिएक्शंस होती हैं ये हमारी एक्सर्गोनिक रिएक्शंस होती हैं। तो जो हमारे एंजाइम के सेट्स हैं वो या तो एनाबॉलिक पाथवे पे काम करते हैं या वो कैटाबॉलिक पाथवे पर काम करते हैं। अब इसका एक एग्जांपल है, जैसे ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो अब आप यहां देखिए कि जो ये ग्लूकोज है ये हमारा एक पॉलीसैकेराइड होता है, और लैक्टिक एसिड है ये एक सिंपल मॉलिक्यूल होता है। तो जब ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो ये एक तरीके का कैटाबॉलिक पाथवे है, राइट। अब यहां समझ लीजिए ये हमारे सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, अगर इनके साथ एनर्जी एसोसिएट होती है तो ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिज्म। और जब यही प्रोसेस अपोजिट हो जाती है यानी रिवर्स डायरेक्शन में जाती है तो ये हमारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं। ये जब कैटाबोलाइज करते हैं तो ये सिंपल मॉलिक्यूल्स तो बनाते ही हैं और साथ में ये एनर्जी को भी रिलीज करते हैं। तो इस तरीके से ये एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, इन दोनों के सम टोटल को हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ओके, अब एक्सर्गोनिक और एंडरगोनिक प्रोसेसेस जो होती है वो यूजुअली इंटरमीडिएट सिंथेसिस ऑफ एटीपी यानी एटीपी के सिंथेसिस के साथ कपल हो जाती है। दोनों रिएक्शंस, यानी एक रिएक्शन एंडरगोनिक होगी, अगर एक रिएक्शन एक्सर्गोनिक होगी तो वो उसके बीच में एटीपी का सिंथेसिस होगा। अब क्या होता है इसमें, ये हमारा जो एटीपी होता है ये एक बहुत अच्छा मैजिकल मॉलिक्यूल होता है। ये करता क्या है कि ये हमारे पूरे लिविंग सिस्टम में
एनर्जी की तरह काम करता है, एनर्जी की करेंसी की तरह काम करता है। जैसे हमारी सोसाइटी में करेंसीज होती हैं, हमारी सोसाइटी में पैसा होता है, कॉइन्स होते हैं और ये नोट्स होते हैं जिसको हम लोग एक्सचेंज करते हैं और चीज़ों को खरीदते हैं या चीज़ों को बेचते हैं, उसके थ्रू वो मीडियम है एक एक्सचेंज का। इसी तरीके से ये जो एटीपी है ये हमारी बॉडी के अंदर ये एनर्जी करेंसी है, इसको हम लोग एनर्जी करेंसी बोलते हैं। और ये इसलिए है क्योंकि ये जो एटीपी की स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं। अब अगर हम एटीपी को थोड़ा सा डिटेल में देखें तो एटीपी क्या है, ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, राइट। तो इसके अंदर एक शुगर होती है जिसको हम लोग राइबोज बोलते हैं और ये राइबोज एक ऑर्गेनिक बेस एडिनिन के साथ जुड़ा हुआ होता है और उसके साथ जुड़े हुए होते हैं 3 फॉस्फेट ग्रुप्स, ऑलराइट। तो यहां पर आप देखिए ये हमारा एडिनिन है, ये हमारा शुगर मॉलिक्यूल है और ये 3 फॉस्फेट ग्रुप्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो शुगर क्या एक तरफ एडिनिन जुड़ा हुआ है और शुगर की दूसरी तरफ ये फॉस्फेट ग्रुप्स, 3 फॉस्फेट ग्रुप्स एक के बाद एक यहां पर जुड़े हुए हैं। अब हर एक फॉस्फेट ग्रुप के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर आप देखें तो यहां पर आप देखिए ये नेगेटिव चार्ज है, यहां पर ये नेगेटिव चार्ज है, यहां पर ये नेगेटिव चार्ज है, राइट। हर एक फॉस्फेट ग्रुप के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है और ये नेगेटिव चार्ज बिकॉज पास है ये फॉस्फेट ग्रुप्स तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ऑब्वियसली रिपेल करेंगे बिकॉज ये लाइक चार्जेस हैं यहां पर। तो अब होगा क्या, उससे ये रिपल्शन एक तरीके का टेंशन क्रिएट करता है इन बॉन्ड्स में। और ये बॉन्ड्स क्या है, ये इन बॉन्ड्स ने इन तीनों को आपस में जोड़ के रखा हुआ है, राइट। तो ये जो बॉन्ड्स हैं, ये जो आप रेड वाले बॉन्ड्स देख रहे हैं, इसके अंदर ये टेंशन क्रिएट हो रही है इन रिपल्शन की वजह से। और उस टेंशन से क्या होता है, ये टेंशन इस पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करके रखती है, यानी इनके अंदर ये हाई एनर्जी स्टोर्ड होती है एज ए पोटेंशियल एनर्जी। और इसीलिए एटीपी जो है वो एक अनस्टेबल और एनर्जी रिच मॉलिक्यूल होता है। तो जब भी ये एक बॉन्ड इसका टूटता है तो इससे बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन में जिसके साथ ये एसोसिएटेड होती है उसको प्रोवाइड करती है उस रिएक्शन को आगे बढ़ाने में या उस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। और अब कहीं पर अगर एक्स्ट्रा एनर्जी निकल रही है तो वहां पर हमारा जो एडीपी होता है वो एडीपी एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना देता है और वो एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है और वो उस एक्स्ट्रा एनर्जी को स्टोर कर लेता है। तो इस तरीके से ये जो एटीपी है ये एनर्जी करेंसी का काम करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एक कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं, यानी हर एक बायोमोलिक्यूल का एक ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन होता है। वो हमारी हर एक बॉडी के अंदर उसका ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन वो डिटरमाइंड होता है और वो उसी कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करते हैं। तो अब एक एग्जांपल है, जैसे कि ब्लड ग्लूकोज है, वो नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो लगभग 4.2 मिलीमोल पर लीटर से लेके 6.1 मिलीमोल पर लीटर तक होती है। ये हमारी एक हेल्दी कॉन्सेंट्रेशन है जो कोई इंडिविजुअल है जो कि नॉर्मल है, इसका मतलब उसको किसी तरीके की कोई डायबिटीज या किसी तरीके का कोई डिसऑर्डर नहीं है, कोई इलनेस नहीं है और वो हेल्दी है। तो अगर उसके ब्लड की कॉन्सेंट्रेशन आप चेक करेंगे तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन इस रेंज के अंदर मिलेगी। ये हम लोगों ने डिटरमाइन करा है बहुत सारी स्टडीज करके, बहुत सारे लोगों की जो कॉन्सेंट्रेशन निकाल के तब एक पैनल बनाया गया और उस पैनल में ये देखा गया कि ये कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, वो नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन हो गई। अब अगर ये ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन ये जो रेंज है इस रेंज से बाहर निकलता है, कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है, तो वो जो कंडीशन हो जाती है वो नॉर्मल नहीं रहती, वो एबनॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन की रेंज मानी जाती है। इसी तरीके से जो हमारे हार्मोन्स होते हैं बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर वो बहुत ही नैनोग्राम्स पर ml में रिलीज होते हैं, राइट। और अगर वो अपनी ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा या कम रिलीज होते हैं तो अगेन वो डिसऑर्डर क्रिएट करते हैं जिनको हम बोलते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस। वो इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं और उसकी वजह से बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो हर एक बायोमोलिक्यूल का हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर या उसके प्लाज्मा के अंदर या फिर और सेल के अंदर उनका कॉन्सेंट्रेशन एक रेंज के अंदर होता है जिसको हम लोग नॉर्मल रेंज बोलते हैं। और वो एक फिक्स मान लीजिए आपको कि वो इधर उधर हमने एक रेंज दे दी है, उसके अगर आगे या पीछे जाएगा तो वो एबनॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन मानी जाएगी। अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन है इसको मेंटेन करने के लिए सारे ऑर्गेनिजम्स एक स्टीडी स्टेट में रहते हैं
और ये स्टेडी स्टेट किससे कैरेक्टराइज होती है? ये हर एक बायोमोलिक्यूल के कॉन्सेंट्रेशन से डिटरमाइन होती है। अब ये जैसे ये ब्लड का ग्लूकोज है, अब ग्लूकोज का जो रेंज है वो रेंज तो यही है, लेकिन क्या है कि इस रेंज को मेंटेन करने के लिए अगर ज्यादा ग्लूकोज बन रहा है तो वो उसको तोड़ा जाएगा या उसको स्टोर किया जाएगा, यूज किया जाएगा, और अगर कम ग्लूकोज बन रहा है तो ग्लूकोज को बनाया जाएगा, क्योंकि रेंज ये वाली मेंटेन करनी है। तो इस तरीके से एक स्टेडी स्टेट को मेंटेन किया जाता है, और इसको कॉन्स्टेंटली मेंटेन करने के लिए हम जो एक प्रोसेस होती है उसको हम लोग बोलते हैं होम्योस्टैसिस। ऑलराइट, आपने टर्म सुनी होगी पहले, इसको हम लोग बोलते हैं होम्योस्टैसिस। अब यहां देखिए, ये कोई कॉन्सेंट्रेशन का आप ये एक तरीके का वेव देखिए, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन पीक पर है, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन लो पर है, तो ये एक तरीके से यहाँ पर जब हाई हो रही है तो इसको नीचे लाया जा रहा है, अगर ये लो हो गई तो इसको ऊपर लाया जा रहा है, और ये जो ग्रीन लाइन है ये हमारी स्टेडी स्टेट है, ये हमारी वो रेंज है जो कि हमारी एक स्टेडी स्टेट या एक वो कॉन्सेंट्रेशन जो कि ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन है। तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई तो उसको डाउन किया जाएगा बॉडी में, और अगर कॉन्सेंट्रेशन डाउन हो गई तो उसको अप किया जाएगा। सो इट इज अ सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस to maintain internal stability while adapting to external changes। तो होम्योस्टैसिस क्या होता है? ये हमारी एक तरीके की सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस होती है जो हमारी इंटरनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करती है, और उसके साथ साथ ही वो बाहर की जो एक्सटर्नल चेंजेस हैं उसको भी अडेप्ट करती है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी का जो कंडीशन है वो एक स्टेडी स्टेट के अंदर रहती है, वो हमारी बॉडी हो या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी हो, उसका मेथड यही रहेगा। नाउ ये जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ये एक मेटाबॉलिक फ्लक्स के अंदर होते हैं। तो फ्लक्स किसको बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं फ्लो पर यूनिट टाइम। तो मेटाबॉलिक जो हमारे मेटाबोलाइट्स हैं या हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं वो एक यूनिट टाइम के अंदर कितना फ्लो कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्स। सो दीज बायोमोलिक्यूल्स आर इन अ मेटाबॉलिक फ्लक्स। इसका मतलब ये द पैसेज ऑफ अ मेटाबोलाइट थ्रू अ गिवन पाथवे ओवर टाइम। तो एक पाथवे है, फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोलिसिस का एक पाथवे होता है। ग्लाइकोलिसिस के पाथवे में क्या होता है कि ग्लूकोज होता है, और वो ग्लूकोज 10 रिएक्शंस के बाद पायरुविक एसिड के अंदर चेंज हो जाता है, जहां पर हमारे दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बनते हैं। तो अब क्या है कि वो एक गिवन टाइम में वो किस तरीके से वो मेटाबोलाइट पास हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक फ्लक्स। और जितने भी हमारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो सब हमारे मेटाबॉलिक फ्लक्स के अंदर रहते हैं। Any chemical or physical process that moves spontaneously to equilibrium, ये आपने पढ़ा होगा, और ये एक बहुत ही एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है कि जितनी भी प्रोसेस है वो इक्विलिब्रियम पर जाना चाहती हैं। लेकिन जो हमारी स्टेडी स्टेट होती है बॉडी की, जिसकी वजह से हमारे सारे के सारे बायोमोलिक्यूल्स का एक कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रहता है ऑप्टिमम, ये एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट होती है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं होती। और जो सिस्टम होते हैं इक्विलिब्रियम में वो कभी काम कर ही नहीं सकते, बिकॉज होगा क्या कि जब वो इक्विलिब्रियम में चले जाएंगे तो वो तो फिर रेस्ट पे चले जाएंगे, उनका इक्विलिब्रियम हो गया, उन्होंने मेंटेन कर लिया, अब उनको किसी भी तरीके का रिएक्शन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हर कोई केमिकल या फिजिकल प्रोसेस वो पहुंचना चाहती है इक्विलिब्रियम पर, और अगर वो पहुंच गई तो वहां पर वो प्रोसेस खत्म हो जाएगी। इसीलिए जो हमारी स्टेडी स्टेट होती है वो एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। अब बिकॉज हमारे जितने भी सेल्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमेशा काम करते रहते हैं, ये कभी भी इक्विलिब्रियम पर नहीं पहुंचते, right? They cannot afford to reach equilibrium. So living process is a constant effort to prevent falling into equilibrium through energy input. तो जो हमारी लिविंग प्रोसेस है वो उसको एनर्जी इनपुट देती रहती है ताकि वो कभी इक्विलिब्रियम को अचीव ही ना कर पाए। Now this statement is really very beautiful statement metabolism का। So living process is a constant effort, ये हमेशा एक constant effort डालते रहती है जो living process है हमारी, किस लिए? ताकि ये इक्विलिब्रियम पे कभी भी ना पहुंच पाए, और उसके लिए अगर उनको एनर्जी की इनपुट की जरूरत पड़ती है तो वो एनर्जी का इनपुट लगा के एनर्जी कंज्यूम करके उसको किसी भी तरीके से इक्विलिब्रियम पर जाने से रोकती है। सो मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। अब वो एनर्जी कहां से आती है? वो एनर्जी आती है हमारे मेटाबॉलिज्म से। अब अगर मेटाबॉलिज्म होता रहेगा एनर्जी जनरेट होती रहेगी, एनर्जी जनरेट होगी तो क्या है कि लिविंग फॉर्म्स के अंदर इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगी। तो अल्टीमेटली क्या है कि उस
लिविंग फॉर्म को मेंटेन करने के लिए मेटाबॉलिज्म जरूरी है। सो द लिविंग स्टेट एंड मेटाबॉलिज्म आर सिनोनिमस। ये एक तरीके के एक दूसरे के सिनोनिमस हैं, यानी आप लिविंग स्टेट और मेटाबॉलिज्म, लिविंग स्टेट बोले या मेटाबॉलिज्म बोले, वो आप एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, उसकी जगह पर रख सकते हैं, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। और अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो लिविंग स्टेट भी नहीं होगी। इसीलिए जितने भी जो डैड होते हैं, डैड ऑर्गेनिजम्स के अंदर कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता। मेटाबॉलिज्म इज ओनली द फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब हम बात करेंगे मेटाबोलाइट्स की, कि मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, और समझेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। सो मेटाबोलाइट इज एनी स्मॉल मॉलिक्यूल दैट इज इन्वॉल्व्ड इन मेटाबॉलिज्म। हर वो स्मॉल मॉलिक्यूल जो कि मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है उसको हम लोग मेटाबोलाइट कहते हैं। अब इट इज अ केमिकल इंटरमीडिएट इन द एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन ऑफ द मेटाबॉलिज्म। सो बेसिकली अब आप जानते हैं कि एक प्रोडक्ट होता है, एक हमारा जो रिएक्टेंट्स होते हैं, और बीच में इंटरमीडिएट्स होते हैं। तो ये केमिकल इंटरमीडिएट्स होते हैं जो किसी भी केमिकल जो एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन जो मेटाबॉलिज्म की होती है उसके अंदर ये आपको मिल जाएंगे। सो बेसिकली दो तरीके के मेटाबोलाइट्स होते हैं, एक होते हैं हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और दूसरे होते हैं हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हमारे वो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जिनका मेटाबॉलिज्म में, डेवलपमेंट में या किसी भी इंडिविजुअल के ग्रोथ में डायरेक्ट रोल होता है। सो दैट मीन्स दे प्ले द डायरेक्ट रोल इन द मेटाबॉलिज्म, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल। और ये यूबिक्विटसली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जबकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, ये बिल्कुल भी इनका डायरेक्ट रोल इन्वॉल्व नहीं होता। दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। उसके बाद प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, दे जनरली कैरी आउट फिजियोलॉजिकल फंक्शन एंड और द एसेंशियल फंक्शन इन द ऑर्गेनिजम्स एंड आर फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब ये सभी ऑर्गेनिजम्स में मिलेंगे, और ये जितने भी हमारी बॉडी के अंदर एसेंशियल फंक्शंस होते हैं उन सबको ये ही प्राइमरी मेटाबोलाइट्स दे परफॉर्म, वही करते हैं। लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, ये डिफरेंट स्पीशीज में यूनिक होते हैं, यानी किसी स्पीशीज के लिए ये यूनिक होते हैं, किसी में मिल सकते हैं, किसी में नहीं मिल सकते। किसी में कोई पर्टिकुलर सेकेंडरी मेटाबोलाइट मिलता है, किसी स्पीशीज में कोई दूसरा सेकेंडरी मेटाबोलाइट मिलता है। और ये बहुत ही छोटे अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, बहुत डाइवर्स ये इनकी स्ट्रक्चर और फंक्शन होती है। और इनका जो बेसिकली ये फंक्शन है, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन तो नहीं होता, बट इनके कुछ सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं, राइट। कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि थोड़े से रिलेटेड फंक्शंस होते हैं, बट इनका प्राइमरी रोल या प्राइमरी फंक्शंस में या प्राइमरी मेटाबॉलिज्म में इनका कोई रोल नहीं होता। अब ये जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं इनको हम लोग सेंट्रल मेटाबोलाइट्स बोलते हैं, और इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि अमाइनो एसिड्स हो गए, विटामिन्स हो गए, इथेनॉल, लैक्टिक एसिड, ये सारे के सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के एग्जाम्पल्स हैं। और जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं हम सभी के फंक्शन नहीं जानते। होस्ट ऑर्गेनिज्म में कुछ मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के फंक्शंस हमें नोन है, लेकिन सभी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के फंक्शन हम लोग अभी तक नहीं जानते। और यहाँ पर ये कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दिए हुए हैं जो कि आपको थोड़ा सा याद रखने चाहिए फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कुछ पिगमेंट्स होते हैं, कैरोटिनॉइड्स हो गया, एंथोसाइनिन्स हो गए, एल्कलॉइड्स होते हैं जैसे मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया, ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। टर्पिनॉइड्स हो गए जैसे मोनोटर्पीन्स हो गए या डायटर्पीन्स हो गए। इसके अलावा एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जैसे लेमन ग्रास ऑयल हो गया, या बाकी के जो जितने भी एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जो एरोमेटिक ऑयल्स होते हैं। टॉक्सिन्स के कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे एब्रिन हो गया या राइसिन हो गया। लैक्टिन्स जैसे कॉनकैनेवेलिन ए हो गया, ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है। कुछ ड्रग्स होती हैं जैसे विनब्लास्टिन हो गया या करक्यूमिन हो गया, ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। या फिर कुछ पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस जैसे रबर हो गया, गम्स हो गया, सेल्यूलोज हो गए, ये भी सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। तो अगर एग्जाम्पल या कुछ एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट और कुछ एग्जाम्पल्स दिए होंगे, तो आप इस टेबल की मदद से आप उसको आंसर को लगा सकते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर या एक लेसन था मेटाबॉलिज्म का, और इसी के बेसिस पर ही पूरी की पूरी बायोकेमिस्ट्री हमारी फाउंडेड है,
इसी के बेसिस पर ही हम उन्हीं को ही, इन्हीं रिएक्शंस को हम पढ़ते हैं और इन्हीं रिएक्शंस की वजह से ही हम और आप जिंदा हैं। तो मुझे लगता है कि ये आज की जो क्लास हुई है, इस क्लास से काफ़ी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे और ये इसने एक फाउंडेशन बनाई है जो कि हम आगे के डिस्कशंस में जो हम जो करेंगे उसमें ये हेल्पफुल होगी। तो चलिए अब हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड थैंक यू।